11th question is two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line. तो दो ऑब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो एक कितने का है 1.5 kg. 1.5 kg ये 128 1.5 kg का दूसरा भी है और ये दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में. द वेलोसिटी इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड. पहले वाले की भी 2.5 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे की भी 2.5 मीटर पर सेकेंड है, दोनों का मास भी सेम है. बिफोर द कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन दे स्टिक टुगेदर. अब कोलिजन हो जाता है तो वो दोनों चिपक जाते हैं, तो दे स्टिक टुगेदर, आपस में जुड़ गए हैं. तो जुड़ने के बाद व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट. तो अब इनका मास क्या m1 प्लस m2 हो जाएगा जब जुड़ गए तो अब इनकी कंबाइंड वेलोसिटी हमें पता नहीं, लेकिन एक तरफ मैं v ले लेता हूँ. और जो पी आई होगा ये पी एफ के इक्वल होगा. ये किस लॉ से होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अच्छा, जो शुरुआती है दैट इज m1u1 और प्लस m2u2 और बाद में तो सिंगल मास बन गया है, तो सिंगल मास को क्या m1 प्लस m2 लिखा जाए क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है. और उसकी कंबाइंड वेलोसिटी कितनी है v. तो पहला मास है 1.5, u1 की जगह क्या लिखा जाए 2.5. अच्छा, सेकंड मास 1.5 है, u2 क्या लिखें 2.5. अब आप देख लो, हम तो इतना मालूम नहीं है, जो कहोगे लिख देंगे. अनुराग आपका कुछ आइडिया है क्या 2.5 ठीक है लिख देना कि बदलवाना चाहते हैं? भाई तो 2.5 बोल रही हैं, वही लिख दें. बोलो बताओ. अनुराग से भी पूछ लें. प्रार्थना आप बता दो. स्क्रीन ठीक नहीं दिख रही. अच्छा, अभी देखो, अभी कुछ ठीक दिखी तो बताओ क्या लिखें. प्रार्थना आप बता दो. या फिर मैं अपने मन से लिख देता हूँ -2.5 ठीक रहेगा. बोलो, क्योंकि ये इधर चल रहा है. बोलो, है ना. अगर अपोजिट चल रहा है तब भी वही लिखेंगे, तब तो सवाल गलत हो जाएगा. और इट इज़ m1 प्लस m2 और v पता नहीं है. लेट v इज द कंबाइंड वेलोसिटी. सो अब ये 1.5 इंटू 2.5 क्या होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 125 और 1 से करो तो 25, तो ये कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 573 और 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो 3.75 और यहाँ माइनस का 3.75 और ये 3 हो जाएगा 3v. तो लेफ्ट में 0 आ जाएगा क्या 0 इज 3v. तो v क्या हो जाएगा क्या 0/3 और दैट इज. हाँ बोलो. हाँ, ये दोनों को जोड़ दिया, दोनों के मासेस m1 प्लस m2 क्योंकि दोनों चिपक गए हैं. तो अब सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं. तो अब v कितना हो गया √3. क्या 0/3 कितना होता है 0. 0 में किसी से भी डिवाइड करो 0 आएगा. 3 से कर लो 0 में डिवाइड तो 3 0 जा 0, खत्म हो गई बात. सो ये जो कंबाइंड मास विल कम एट रेस्ट, और वो किसी वेलोसिटी से नहीं मिलेगा, मूव करेगा. सो कंबाइंड मास
विल कम एट रेस्ट, वो रेस्ट पर आ जाएगा। अब देखो, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अगर हम किसी दीवार पर हाथ रखते हैं तो क्या हमारे हाथ पर भी कुछ फोर्स लगता है? पुश करें तो पुश करने पर क्या हमारे हाथ पे भी फोर्स लगेगा? तो इट पुशेस अस बैक। आप बोलिए, व्हेन वी पुश इट देन वॉल पुशेस अस। स्क्रीन ठीक नहीं है क्या? स्क्रीन इज नॉट क्लियर? एक मिनट अभी नेटवर्क चेंज किया है। अच्छा, अभी फिर से बता रहे हैं। पिछला सवाल क्लियर है? कंबाइन। अच्छा, ये वो कह रहा है कि हम किसी को अगर पुश करते हैं तो वो चीज़ भी हमें पुश करती है। हमने इसको पुश किया हाथ से, तो क्या वॉल भी हमें पुश करेगी? वॉल भी हमको पुश करेगी। तो ये पूछा जा रहा है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग ए रोड साइड एंड विल प्रोबेबली नॉट मूव, तो स्टूडेंट जस्टिफाइड दिस दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स कैंसिल ईच अदर। एक बहुत बड़े ट्रक को एक किसी बॉय ने पीछे से पुश किया है, तो वो उसे पुश तो कर रहा है, लेकिन ये ट्रक जो है ये आगे नहीं बढ़ रही है, वो पुश तो बहुत कर रहा है, तो उस पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, और फ्रिक्शन होने की वजह से वो चीज़ नहीं कर पा रहा है। तो दूसरा बॉय कह रहा है कि जो एक्शन और रिएक्शन है वो इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए वो मूव नहीं करी। क्या वो जस्ट सही कह रहा है? नहीं, सही नहीं कह रहा है, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, वो कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। अगर मान लो, हाँ, तो ये इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स है और एक इस ऑब्जेक्ट पे है। अगर दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे लगे होते, ये फोर्स किस पर है? ये फोर्स बाई बी ऑन ए है, और ये फोर्स ये ऑन ए बाई ए ऑन बी है। क्या ये अलग अलग है? और तभी तो ये दोनों मूव कर जाते हैं। अगर ऐसा ना होता तो फिर दो गोटियां मूव करती क्या कैरम की? नहीं कर सकती थी। अच्छा, अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे दो इक्वल फोर्स लगे हों और अपोजिट, तब कैंसिल कर सकते हैं, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे हो तो भी कैंसिल कर देंगे क्या? सो हिज जस्टिफिकेशन इज रॉन्ग। आपको क्या लिखना है कि उसका जस्ट, हाँ, दोनों पे लग रहा है। उसके हाथ पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है, प्रेशर आ रहा है, बट उसके ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन उसका भी जो प्रेशर आ रहा है तो वो ज़मीन के फ्रिक्शन फोर्स से कम है। अगर वो बर्फ़ पे खड़ा होकर इसको धक्का देता तो क्या फिसल जाता पीछे? तो उस समय तो उसका जो यहाँ पर फोर्स होता आगे का, वो रिएक्शन फोर्स दे देता, लेकिन उसके फ्रिक्शन से उसका नॉर्मल रिएक्शन कम है। ज़मीन पे तो वो भी खड़ा है ना, वो पीछे इसलिए नहीं जा रहा। बोलो। राइट नहीं हो सकता है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, देखो पहले मेरी बात सुन लो, एक बार मैं लिख लूँ फिर आप। अभी बता रहा हूँ, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस क्या ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं? एक्टिंग, वो हम बता देंगे। एक मिनट, इसको ये चीज़ समझो फिर हम बताएंगे। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है क्या? सो दे नेवर कैंसल ईच अदर, पहले ये बात समझो। सो दे नेवर कैंसल ईच अदर, कैंसल ईच अदर। अच्छा, एक होज में से पानी निकला और होज में से बहुत सारा पानी निकला किलो लीटर में, तो दूसरा होजमैन किनारे खड़ा खड़ा हंस रहा है, कह रहा है देखना ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस तो बिल्कुल ये जो है
आपस में कैंसिल हो जाएंगे, देखना ये होश पीछे नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। तो क्या उसका हंसना ठीक है? ये होश तो पीछे जाएगा और ये पानी आगे जाएगा, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर है। इस होश ने इस पर एक फोर्स लगाया, इससे ये आगे गया, इस वाटर ने इस पर रिएक्शन फोर्स लगाया तो ये पीछे गया। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस कभी कैंसिल नहीं होते हैं। जैसे मान लो एक दीवार पर एक बॉल आपने फेंकी, तो क्या बॉल बाउंस बैक हो जाएगी टकराने के बाद? तो अगर आप ये सोच रहे हो कि देखना कैंसिल हो जाएंगे, ये बॉल यहीं टकरा के गिर जाएगी, तो क्या सही रहेगा? कभी कैंसिल नहीं होते हैं, वो तो उस पर फोर्स लगाएगी। सो दी दो दे आर इक्वल एंड अपोजिट बट दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो अगर जब तुमने मुक्का मारा तो तुम्हारे हाथ पे क्या दो फोर्स लग रहे हैं कि सिर्फ एक फोर्स लग रहा है जो दीवार ने रिएक्शन फोर्स लगाया? जब एक लग रहा है तो क्या वो एक ही फोर्स अपने आप में कैंसिल हो जाएगा क्या? और जो आपने दीवार पे मारा तो दीवार पे डेंट पड़ सकता है, या थर्माकोल पे मारा तो थर्माकोल पे भी उसमें भी छेद हो सकता है या डिस्टॉर्ट हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है, वो टूट सकता है। तो आपने जो थर्माकोल पे फोर्स लगाया, क्या वो फोर्स किसी से कैंसिल हुआ है कि वो कैंसिल नहीं हुआ? क्योंकि सिंगल फोर्स कैसे कैंसिल हो जाएगा? सिंगल फोर्स कभी कैंसिल होते हैं क्या? तो इस तरीके से अगर दो दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन हमने ये क्या लिख दिया कि वो किस पर लग रहे हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर, सो दे नेवर कैंसल ईच अदर। अच्छा, अब क्यों ट्रक नहीं मूव किया? एज फोर्स अप्लाइड बाय वाई, फोर्स अप्लाइड बाय वाई हैज नॉट एक्सीडेड, किससे ज्यादा नहीं बढ़ पाए बताओ? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं बढ़ पाया, जिसको कि लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो जब वो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम फ्रिक्शन, ओके ब्लर है, ठीक करता हूँ। अभी अब नहीं ठीक होगा तो फ़ोन बदलेंगे। अभी देखो एक बार और देखो, अब बता देना तो दूसरा फ़ोन लगाएंगे। अच्छा ये बताओ, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से जब आप ज़्यादा लगाओगे, जब पहले शुरू में पढ़ा था तो हमने नहीं लिखा था 4 न्यूटन अगर फ्रिक्शन फोर्स है तो 4.1 लगाओगे तो चीज़ चल देगी, यही बताया था कि नहीं? तो अगर फोर्स आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा नहीं होगा तब तक आप धक्का देते रहो, वो नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। तो हाँ बोलो भाई, आप फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाओगे, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उससे ज़्यादा लगाओगे तभी कोई चीज़ चला पाओगे। स्कूल की बहुत भारी टेबल है, प्रिंसिपल की टेबल, क्या धक्का देके खिसका ले जाओगी? देखो अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा लगाओगे तभी खिसका पाओगे। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से नहीं एक्सीड किया, सो ट्रक हैड नॉट मूव। सिर्फ इसका यही आंसर है। हाँ सर ये भी तो यही बता रहा था, ये बोल रहा था कि तुम कभी भी ट्रक को धक्का नहीं दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारा लगाया हुआ फोर्स ट्रक ने कैंसिल कर दिया है, एक्शन और रिएक्शन इक्वल है। तुम चाहे 10 आदमी भी मिल के आओ तब भी धक्का नहीं दे पाओगे, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ से ट्रक को कभी धक्का दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन फोर्स आपस में हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। जो दूसरा लड़का यहाँ खड़ा है वो ये कह रहा है, तो जो खड़ा है उसकी बात सही है या ये जो कर रहा है उसकी बात सही है? ये तो अगर 10 लोग 20 लोग धक्का देंगे ट्रक नहीं चल जाएगा? खड़ा है उसकी बात सही नहीं है। वो कह रहा है तुम 20 लोग भी आ जाओ, पूरी दुनिया आ जाए, इस ट्रक को नहीं मूव कर सकते, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स तो कैंसिल हो जाएंगे। पूरी दुनिया का तो हो ही जाएगा। तो हो जाएगा तो क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसकी बात गलत है ना। जब भी इसका फ्रिक्शन फोर्स है, मान लो फ्रिक्शन फोर्स 200 न्यूटन है, ट्रक है तो जरा ज़्यादा ले लो, जब 200 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाया जाएगा तो क्या ट्रक नहीं चलेगा? तो वही चीज़ है, वो अकेला लड़का फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं लगा पा रहा है तो ट्रक नहीं चला पा रहा है, लेकिन ज़्यादा लगाया जाएगा तो ट्रक चल ही देगा। लोग खड़ी हुई साइकिल को खिसका देते हैं, तो ट्रक को क्यों नहीं खिसकाया जा सकता? बोलो।
यही बात है. सो द स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट या जस्टिफिकेशन इज रॉन्ग. समझ में आ गई बात. सो गिवन लॉजिक इज रॉन्ग. कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये रॉन्ग लॉजिक है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 13. A hockey ball of mass 200 ग्राम traveling at 10 मीटर पर सेकेंड is stuck by a hockey stick. तो एक हॉकी बॉल मूव कर रही थी एंड सो गिवन लॉजिक, ठीक है, स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग द ओरिजिनल पाथ विद ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. जाती है 10 मीटर से, 200 ग्राम की है, और आती किससे है 5 मीटर पर सेकेंड से. लौट आई, हॉकी ने उसको मार दिया तो लौट आई. तो अब ये बताना है कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन हॉकी बॉल. तो ये मान लीजिए हॉकी है, तो हॉकी ने इस पर फोर्स लगाया, एक बॉल जा रही थी. अच्छा, जब जा रही थी तो बताओ इस किस स्पीड से जा रही थी. 10 मीटर पर. अच्छा, 10 मीटर पर सेकंड जा रही थी और इसका मास कितना था 200 ग्राम. और जब इस हॉकी ने इसको हिट किया, हॉकी जो है इधर मूव कर गई तो इसने हिट किया. अब हॉकी जब हिट करेगी तो अब ये लौट जाएगी वापस. ये जो बॉल है वो हॉकी की तरफ आ रहा था. हॉकी की तरफ आ रही, जैसे बैट बॉल नहीं होती, बॉल मारी जाती है तो बैट पे लगती है. तब उसने मारा. हाँ, और जैसे ही टच हुई, आते आते उसने देख लिया कि ये हॉकी की बॉल आ रही, उसने हिट कर दिया. और जब टक्कर हुई तो टक्कर के बाद अब बॉल लौटेगी कि नहीं. तो इसके बाद नेक्स्ट में क्या हुई कि अब ये बॉल टक्कर खाने के बाद लौट गई. तो अब लौटी है तो कितनी स्पीड से लौटी है 5 मीटर पर सेकेंड से लौटी है. 200 ग्राम की बॉल है. बताओ चेंज इन मोमेंटम पूछा जा रहा है, उसका फार्मूला क्या है. अब ये तो आप गलत फार्मूला बता रहे हो. इनिशियल पहले लिख रहे हो. मान लो आपके पास 10 रुपए हैं और 10 और मिल गए, 20 हो गए. चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला बताओ. कंजर्वेशन थोड़ी पूछ रहा हूँ. बोलो. ये सही है. अब सही बताया. पी एफ माइनस पी आई, क्योंकि ये ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन थोड़ी पूछ रहा है. कह रहा है मोमेंटम में कितना चेंज हुआ. तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो क्या यही बात होती है. शुरू में ही पढ़ लिए थे न्यूटन के सेकंड लॉ में ही शुरू में. अच्छा, अब बताओ अनुराग, इसमें वैल्यू डालो. इसको कितना कह सकते हैं 200 बाई 1000 से डिवाइड कर दो तो 0.2 कॉमन ले लो. कॉमन लेना हो तो ले लो और v माइनस यू कर दो. 0.2 कॉमन ले लिया, v माइनस यू. v कितना है देखो, डायरेक्शन के हिसाब से बोलना. पहले वाले में गलत हो गई थी बात, अब की प्लस माइनस लेके करना. हाँ, तो जो हो वो बोलना. v कितना ले बताओ. +5 ले लें. अच्छा अच्छा, और u कितना लें. -10 ले लें. तो -10, तो ये हो गया. तो इट इज 0.2 और 5 + 10 कितना हो गया. क्या ये 3 kg मीटर पर सेकंड हुआ. देख लो, अब माइनस लगवाना लगवा दो. ये चीज़ माइनस माइनस प्लस हो गई तो प्लस हो गया, और ये प्लस है, वो तो गया प्लस. राइट में गई तो फोर्स इस पे किस पर लगा, राइट पे. क्या राइट पे फोर्स लगा तो क्या चेंज इन मोमेंटम भी राइट में हुआ. न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. पहली बात कही गई थी कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम. तो वही हो रहा है कि नहीं. फोर्स राइट में लग रहा है तो मोमेंटम किधर चेंज होगा, राइट में कि लेफ्ट में. राइट में. कौन सा.
ऐसा नहीं लगा सकते हैं, हॉकी का मास नहीं दिया है और कुछ ऐसा दिया नहीं, लड़के का मास नहीं, लड़का फोर्स लगा रहा है, क्या वहाँ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है? वो फार्मूला कब है, मोमेंटम कब कंजर्व रहता है? जब बाहर से कोई फोर्स ना लगा। यहाँ तो इस पर फोर्स लग रहा है, इसको हिट किया जा रहा है। अगर ये हॉकी से इस पर फोर्स लग रहा है, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है क्या? तब थोड़ी ना रहेगा, तब तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। मोमेंटम क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ बना रहा है कि चेंज हो गया मोमेंटम? ये सोचती हो कि फोर्स भी लगाएं और चेंज भी ना हो मोमेंटम? बोलो माही, ये तो विरोधी विचारधारा है। ऐसा सोचती हो कि हम फोर्स लगाते रहें और कह दो कि चेंज भी ना हो मोमेंटम। फोर्स लगाओगी तो वेलोसिटी नहीं बढ़ जाएगी या चेंज नहीं होगी? बोलो। तो क्या कंजर्वेशन, क्या मोमेंटम तब भी कंजर्व रहने की उम्मीद रख रही हो? बता, तब तो कहाँ मोमेंटम रहेगा कंजर्व, तब थोड़ी ना रहेगा। फोर्स नहीं होता। फिर से पढ़ लेना, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। सेंटेंस ही वहाँ यहीं से शुरू हुआ है। पढ़ा है कि नहीं आपने? अब देखो सर इसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है। वो हॉकी वाला इसमें टक्कर मार रहा है, जब बैट से कोई बॉल को मारता है तो क्या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता? तो जो मैन मार रहा है वो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए दो बॉलें टकराई होती तो होता। अब इसमें वो सिस्टम उस पूरे आदमी को, और इन दोनों को हम एक सिस्टम की तरह नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो आदमी अपनी जगह से हिलता तो है नहीं, तो इसलिए हम उसे नहीं ले रहे हैं। वो अपना मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो इन दिस केस वी आर नॉट टेकिंग एज ए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दो बॉडी हैं, वो स्पीड में है, आपस में टकराएं, अलग हो जाएं। कैसे? एक रुकी है, एक टकराए, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, दोनों चल रही हो, चलते चलते टकराएं, वो भी है। वो सब चलेगा। लेकिन अगर आदमी फोर्स लगाएगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं चलेगा। बोलो, समझ में आई? अगर दो आदमी टकरा जाएं तो भी चल जाएगा कंजर्वेशन। हाँ, क्योंकि उन दोनों को हम फिर एक सिस्टम ले लेंगे। लेकिन यहाँ फिर सिस्टम वाली बात नहीं, यहाँ फिर बॉल पे ही काम लग रहा है। आप ये कह सकती हैं कि इसमें चेंज इन मोमेंटम इतना हुआ है, अगर ये कितनी देर में हुआ है, टाइम दे दिया जाए तो फिर इस पर फोर्स आ जाएगा कि नहीं बॉल पे? मान लो टाइम दे दिया जाए कि कितनी देर तक टकराई है, 1 सेकंड टक्कर हुई है, तो मैं टाइम से डिवाइड कर देता, तो क्या चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड कोई फोर्स कहते हैं? बोलो। तो जो फोर्स बॉल पे लग रहा है, क्या वही फोर्स बॉल आदमी पे लगाएगी, हॉकी पे, प्लेयर पे? भाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी, तब ये कह सकते हो कि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर काम कर रहे हैं। क्योंकि इस पर अगर फोर्स लगाया हॉकी ने, तो इस बॉल ने हॉकी पे भी फोर्स लगाया क्या, जर्क लगाया? तो वो अलग बात है, वो आगे क्वेश्चन वैसे होंगे तो करेंगे। अभी चेंज इन मोमेंटम पूछा गया है। अगला सवाल देखो कि नाउ, हाँ बोलो। वो तब लगाते हैं कि अगर दो आदमी टक्कर खा गए, तो अगर ये दो लोग टक्कर आपस में भिड़ गए, कुश्तीबाज, तो लगा सकते हो। फिर वो इसमें ये दोनों एक यूनिट हो गए, मतलब अब दोनों का मोशन देखा जा रहा है। अब लेकिन जब एक बहुत बड़ी चीज़ है और एक छोटी है, तो बड़ी चीज़ में अपेरेंटली कोई फोर्स वो अपनी जगह से हिलती नहीं है, तो हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है या नहीं है। जैसे कि तुम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मामले में क्या समझती हो? अगर घोड़ा ज़मीन को पीछे खिसकाता होगा, तो क्या ज़मीन पीछे खिसक नहीं जाती होगी? ऐसे दिखने में लगता है ज़मीन कहाँ खिसकेगी, ये तो बड़ी धरती है, लेकिन वो इतनी थोड़ा खिसकती। बड़ी चीज़ पे अगर फोर्स लगाओ तो क्या होगा बताओ? ज़्यादा खिसकेगी क्या कि थोड़ा? तुम जब ज़मीन पे कूदती हो, तो क्या ज़मीन भी वापस थोड़ी दूसरी तरफ जाती है? और नहीं मानो तो अभी आगे का चैप्टर पढ़ लेना, ग्रेविटेशन। तो हम ज़मीन पे कूदते हैं, ज़मीन उधर जाती है, हम इधर जाते हैं। एक्शन रिएक्शन हमेशा पेयर में होते हैं। लेकिन अब वो कितना गई है, क्या उसे कोई कैलकुलेट कर पाएगा? जब दोनों फाइनाइट साइज के होते हैं, वहाँ पे एक्शन हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेते हैं। तो जैसे ये दोनों लड़ रहे हैं, फिर इंटेंगल हो गए, फिर कहीं गिरे, तो अब ये दोनों गिरे तो कहाँ गिरे? दो बॉल टकराई हैं, तो दोनों बॉल में अपनी वेलोसिटी है। जहाँ फोर्स की बात ना की जाए,
सिर्फ वेलोसिटी की बात की जाए वहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाना। और ये कह दे कि नहीं इस पर ये फोर्स लगा रहा है, खट से हट जाना, वहाँ कहते हैं ना फोर्स की बात नहीं करना है। फोर्स होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहाँ, बताओ। चेंज इन मोमेंटम होगा। हाँ फिर तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। जब केवल सिर्फ कहे कि ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, वेलोसिटी बोले तब तक लगाना। और अगर कह दे इसने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तब ना बात करना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखो चेंज इन मोमेंटम लगा। चेंज इन मोमेंटम होगा, फिर एक का चेंज इन मोमेंटम निकाल लेना। अब देखो 14th क्वेश्चन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी 10 मीटर कोलाइड्स विद एंड स्टिक टू ए, 14th ना बोले। अच्छा ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली, एक 10 ग्राम की बुलेट है और 10 ग्राम की है और ये चल रही है और ये किस में स्टिक कर जाती है, विद ए वेलोसिटी स्ट्राइक्स ए वुडन प्लैंक, ये लकड़ी का एक वो है ब्लॉक, तो इसमें ये अंदर चली जाएगी और बुलेट अंदर जाएगी और फिर इसमें धंस जाएगी, यहाँ चली गई। और कितना अंदर चली जाएगी, कुछ तो अंदर जाएगी, यहाँ तोड़ते हुए यहाँ तक चलो घुस गई, इतना घुस गई और इतना बड़ा छेद भी कर दिया, इतना घुस गई अंदर तक। तो अब वो कह रहा है लेकिन फिर भी कितनी देर में वो रेस्ट पे आ जा रही है, कितने सेकंड में, ये कितनी स्पीड है, और बुलेट की स्पीड 150 मीटर। इसको लिखो ये 150 मीटर ही रहेगी जब तक इसके अंदर जाने से ठीक पहले तक भी कितनी ये नहीं। यू हो जाएगा ना। हाँ और लास्ट स्पीड क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। वो v होगी, 0 v होगी। अच्छा अब ये बताओ u दिया है, v दिया है और टाइम दिया है, तो क्या a निकल आएगा, वो क्या है? ठीक है विद वो वो 0 सर इसमें लॉस कंजर्वेशन मतलब 0.03 सेकंड में वो रेस्ट पे आ जाती है। तो अब इस पर ये जाती है और इस पर क्या है कि बुलेट को हिट करती है, बुलेट इस लकड़ी को हिट करती है और इसमें छेद कर देती है, लेकिन ड्रैग फोर्सेस की वजह से ये रुक जाती है, दोनों रुक गई हैं। तो अब रुक गई हैं तो अब देखो कि यहाँ पर क्या है कि 1 मिनट में ही बता रहे हैं आपकी बात का भी हम उत्तर देंगे, मेरी बात सुन लो पहले। चलो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू ब्लॉक एंड आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन बुलेट। क्या ये क्यों रुकी बताओ बुलेट, क्या ब्लॉक ने इस पे फोर्स लगाया तो रुकी, एक तरीके का रिटार्डिंग फोर्स। भाई अगर बुलेट रुक गई है तो ब्लॉक ने उसे रोका है, एक तरीके का रिटार्डिंग फोर्स लगाया है तो रुक गई। फ्रिक्शनल फोर्स लगाया कम से कम कि नहीं, बोलो कोई भी चीज़ पे फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्स और रिटार्डिंग तो रुक गई। तो आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि इस पर रिटार्डिंग फोर्स क्या है, और अगर एक्सीलरेशन निकाल लोगी तो क्या F इक्वल्स टू ma से इस पर फोर्स निकाल लोगी, रिटार्डिंग फोर्स, इतना ही करना है। तो ये मुझे बताओ कि v क्या होता है, u प्लस ए टी, v कितना है, प्रार्थना बताओ v कितना है, आपने तो बोला ऐसे u a नहीं पता, t लिखो, इसको इधर ले आओ तो 0.03 a, तो -150 अपॉन 0.03 ये a है, तो उधर क्या बचेगा a। अब अगर ये दोनों जीरो ऊपर ले जाओ तो क्या होगा, -1500 3 से इसको कट कर दो, 15,000 सर 5000 आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन कितना हो गया, स्क्वायर -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ये तो हो गया एक्सीलरेशन, तो बताओ बुलेट पे फोर्स कितना लगा, सर स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर करो, into -5,000 तो F इज इक्वल टू ma कर दें क्या, फोर्स पूछा जा रहा है कि बुलेट पे कितना रिटार्डिंग फोर्स लगा। तो मास कितना है इसका, 10 ग्राम है, 10 ग्राम को कैसे बदलोगी, ये ठीक है
एक ही बात है, केजी में लिख दिया। और ए कितना है बताओ, ये तो इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो ये कितना हो जाएगा, क्या -50 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही फोर्स लगा बुलेट पे, और ये किसने एग्जर्ट किया, फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन बुलेट। ये क्या चीज होगी बताओ, फोर्स बाय वॉल ऑन बुलेट। तभी तो रुक गई, जिस पे लगे वो बाद में लिखा करो। तो अब ये कह सकते हो कि द रिटार्डिंग फोर्स या द ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल इज 50 न्यूटन। ये न्यूटन का है यूनिट फोर्स। सर आपने वो डब्ल्यू भी क्या लिखा है? मतलब जैसे ये बात आपको बताई जाती ना कि कभी कभी कि किसने किस पे लगाया, तो फोर्स ऑन ए बाई बी ऐसे बताया गया है कि नहीं कभी। तो दो चीज़ें होती हैं, तो बाद में क्या लिखा जाता है, जो जिससे लगाया। तो जिस पे लगा है, तो फोर्स बाई वॉल ऑन बुलेट, जिस पे लगा फोर्स वो बाद में लिखना। और किसने लगाया, डब्लू ना लिखो, वॉल नहीं है वो, क्या है बताओ, वुड है ना, तो बाई वुड क्या लिखोगी, बाई वुड ऑन बुलेट। समझ में आई बात। तो फोर्स एक्सर्टेड बाई ब्लॉक ऑन बुलेट कितना हो जाएगा, समझ में आया। अभी फिर से बताते हैं, 50 न्यूटन इतने का रिटार्डिंग फोर्स हो गया। अब जरा फिर से देखो, कि ये एक ब्लॉक है, ये बुलेट बाहर है, और थोड़ी देर में ये बुलेट अंदर चली जाती है और अंदर यहाँ तक चली जाती है और इतना छेद कर देती है। तो इस पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और वो कौन लगा रहा है बताओ, जो फोर्स लग रहा है, क्या ब्लॉक लगा रहा है। तो इसकी यू कितनी है, 150 लास्ट में वी कितनी है, 0। कितने सेकंड में रुकी, 0.0 इतनी चीज दी है। अगर मैं ए निकाल लूं और फिर F इज इक्वल्स टू एम ए, तो क्या इस पर लगने वाला फोर्स आ जाएगा। जब तुम ब्रेक लगाते हो तब तो तुम्हारी स्कूटर रुकती है या स्कूटी, तो उस पर हाँ मैम क्या कहते हैं ना, F इक्वल टू M इनटू V माइनस U अपॉन T। डायरेक्टली भी कर सकते हो कि V माइनस यू अपॉन टी, ये सीधी बात है। तो कितना फोर्स लगा वो यही कर देना चाहते हैं, उनका भी कहना ठीक है कि कितना फोर्स लग रहा है, एम वी माइनस यू बाई टी। मास कितना है, 10 ग्राम से कितना बनता है बताओ, 0.01 हो जाएगा। v कितना है 0, u कितना है 150, टाइम कितना है, क्या नीचे भी 2 डेसिमल ऊपर भी 2 डेसिमल, तो ये कितना हो जाएगा, क्या -50 न्यूटन आ गया, बोलो समझ में आ गया, इतने न्यूटन का इस पर ड्राइव फोर्स लग रहा है, बोलो। अनुराग समझ में आई। यस सर यस। अब 15 देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन collides with and stick to a stationary wooden block of mass 5 kg। तो माइक देखो 1 kg की चीज़ है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है विद ए वेलोसिटी,
और स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से टकरा के रुक जाती है। 1 किलो की चीज़ जो चलती है 1 kg की है और इसकी स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड, और ये कितने केजी की चीज़ से टकराती है? बहुत बड़ी चीज़ है ये। 5 kg sir. और उसकी क्या स्पीड है? 0. हाँ, ये बात सही है। तो 0 मीटर पर सेकंड, और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं और एक साथ चलने लगती हैं। तो अब इन दोनों को एक ऑब्जेक्ट मान लो, यानी ये चिपक गए और फिर एक साथ चलने लगी, तो इनकी कंबाइंड वेलोसिटी क्या हुई? v। यानी इसमें कोई कुछ फेविकोल लगा होगा जिससे चिपक गई है, स्टिक कर गई। इसमें लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें कोई बाहरी फोर्स नहीं, क्योंकि ये सिस्टम है, एक ये पूरा सिस्टम और एक ये पूरा सिस्टम। तो इनका मास क्या होगा अगर ये चिपक गई? तो क्या m1 प्लस m2 लिखा जाएगा? अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या? Pi is equal to Pf. अच्छा, पी आई इज इक्वल टू पी एफ। तो पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट नहीं, ये चेंज इन मोमेंटम पूछ ही नहीं रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो क्या यही वो मोमेंटम है जो जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट है? बताओ। तो इसे तोड़, Pf है ना. हाँ पी एफ। तो ये क्या है? दैट इज मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट। और ये वाला कौन सा है? क्या ये मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट है? क्या ये m1 v1 प्लस m2 m1 u1 प्लस m2 u2 होगा क्या? Yes. अच्छा, m2 u2, और इसको ऐसे ही लिखे रहो क्योंकि वो तो पूछ ही यही रहा है, इसको कुछ मत करो। कह रहा है हमें तो आफ्टर इम्पैक्ट का मोमेंटम बता दो। हम क्यों तोड़ें इसको? हम m1 प्लस m2 इंटू वी क्यों लिखें? हमको तो सीधा सीधा पी एफ ही चाहिए ना। Yes, sir. अच्छा, मास कितना है पहले का? Sir, ये समझ नहीं आया. फिर से समझो। क्या P फाइनल इज इक्वल टू पी आई होगा इनिशियल? Yes. लॉ ऑफ कंजर्वेशन, PI equals to PF होता है. एक ही बात है, दो चीज इक्वल है। इधर लिखो उधर लिखो। Yes, sir. अच्छा, अब मुझे सिर्फ पी आई की वैल्यू बताओ। क्या m1 u1 प्लस m2 u2 हुआ क्या? अब पहली चीज 1 किलो की थी जो 10 से चल रही थी, बोलो। और दूसरी चीज 5 किलो की थी जो चल ही नहीं रही थी। तो ये कितना हुआ? 10 प्लस 0। तो क्या ये 10 हुआ? क्या यही पी एफ है? हमने इधर तोड़ा नहीं। तो क्या ये मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट भी वही है जो बिफोर इम्पैक्ट है? बिकॉज मोमेंटम डज नॉट चेंज इफ टू बॉडीज आर कोलाइडिंग एंड नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। तो जो पहले का मोमेंटम है वही तो आखिरी का होगा कि कुछ और हो जाएगा? कंजर्वेशन का मतलब क्या समझते हो? तो हमें अभी वो नहीं निकलवा रहा। अभी इसके अगले पार्ट में कहेगा अच्छा, कहेगा अच्छा वेलोसिटी बताओ, तब हम अब इसके आगे करेंगे। लेकिन पहले पार्ट का तो आंसर दे दें। कह रहा है कि आफ्टर इम्पैक्ट क्या मोमेंटम होगा? तो आप आंसर दे देना जो बिफोर इम्पैक्ट होगा। कह दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि मोमेंटम जो बिफोर इम्पैक्ट होगा वही आफ्टर इम्पैक्ट। क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है। हाँ बोलो। सो मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट क्या हुआ? बोलो माही, समझ में आ गया? Yes. आफ्टर इम्पैक्ट हुआ, और यही तो शुरू। मोमेंटम तो केजी मीटर पर सेकंड है ना, मास का भी तो मल्टीप्लाई हुआ है। अच्छा, अब जब ये पता चल चुका है तो ये पूछ रहा है कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। अब मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट को ये लिखोगे क्या? अब तोड़ो इसको, बोलो ये बात सही है कि नहीं? भाई आफ्टर इम्पैक्ट तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया था। यहाँ लिखना चाहिए था कि नहीं m1 प्लस m2 इंटू वी। पहले हम लिख रहे थे, फिर हमने नहीं लिखा क्योंकि वो जब पूछ ही नहीं रहा तो क्यों लिखें। तो यहाँ से हमने आपको बताया। अब मैंने लिख दिया,
अब वेलोसिटी पूछ रहा है, पहले का मास कितना है? 10 है क्या? 1 है। और वेलोसिटी, जब दोनों चिपक गए ऑब्जेक्ट तो किस स्पीड से चले? तो वो वेलोसिटी है। तो ये 1 kg का है, 5 kg, और इधर 10 है, तो v कितना हुआ? 10 बाई, ये सही है, 5/3 भी। 5/3 कितना होता है? सर 1.67। तो 5/3 इज 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो ये है वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास इज। सर इसमें केजी क्यों नहीं लगे? केजी, देखो मास से डिवाइड कर दोगी, और मास से जब इसमें डिवाइड करोगी तो क्या केजी केजी कट नहीं जाएगा? मास से नीचे डिवाइड किया कि नहीं? मास भी तो केजी में, ऊपर की यूनिट क्या थी इसकी 10 वाले की, क्या केजी मीटर पर सेकेंड, और 6 क्या है, क्या केजी है? यस सर। यस सर। और वैसे भी वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में होती है ना, तो यूनिट अपने आप वही आ जाएगी, आप चाहे ध्यान दो या ना दो, वो चीज़ें कट ही जाएंगी और आ ही जाएगा। वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड होती है। तो केजी यहाँ से नीचे आया कि नहीं, 6 kg, और उसने ऊपर के केजी को काटा। चेक कर लो, ये देखो 10 में भी तो केजी। तो यस सर। वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास क्या हो गई? 1.67 मीटर पर सेकेंड। इज 1.67 मीटर पर सेकेंड। अब अगला देखिए 16th क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly with velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। 100 किलो की चीज़ है और उसका एक्सीलरेशन किया जा रहा है, उसकी शुरुआती स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, और उस पर कुछ फोर्स लगाया गया होगा। 6 मीटर पर 8 है, 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ 8 है। और ऐसा कितनी देर में हो पाया है? 6 सेकेंड में। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ये सारी चीज़ें। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। आसान चीज़ें पूछी गई हैं और फोर्स भी पूछा गया है। कह रहा है पी आई निकालो, कह रहा है पी एफ निकालो, कह रहा है फोर्स निकालो। 3 चीज़ पूछ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से हम सब निकाल लेंगे, या कार्तिक वाला फार्मूला लगा देंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए, और ए की जगह क्या लिख देंगे, वी माइनस यू बाई टी। क्या बोलो? यस सर। यस वो भी अच्छा फार्मूला बताया है कार्तिक ने, वो सीधा भी लगा सकते हैं। पहले पी आई बताओ। सर पीआई सर है एन 100 into 5 500 केजी मीटर पर सेकेंड। तो एक सिंगल मास है तो इसे क्या लिखें, एम यू। यस सर। एम कितना आ गया? 500 500 केजी मीटर पर सेकेंड। पी एफ क्या आ गया? 800 केजी। सही है। अच्छा देखो, कार्तिक वाला फार्मूला अच्छा है, फिर भी कभी कभी न्यूटन का सेकंड लॉ भी लगा देना चाहिए। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। बोलो ये है कि नहीं? एम ए होता है, लेकिन ये इसी को ही लगा दें जब है। सब चीज़ें याद रहनी चाहिए ना। पी एफ कितना है? 800। ये कितना है? 500। और टाइम कितना है? 6 सेकेंड। तो क्या ये 300/6 हो गया? क्या ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा? यस सर। अच्छा, अब दूसरा फार्मूला लगाओ कार्तिक वाला। एफ इज इक्वल टू एम ए। ए क्या कहते हैं? अब ये 8 है, यू कितना था और टाइम कितना था? टाइम देखो, 6 रखो। अब बताओ तो कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन।
तो चाहिए लगाओ, चाहिए लगा दो, लेकिन ये लिख देना बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो 17th क्वेश्चन देखिए। 17th क्वेश्चन में दिखाया गया है कि यहाँ पर जीप से जा रहे हैं कुछ लोग, तो ये जीप का विंड स्क्रीन है एंड पीपल आर सिटिंग इन डिफरेंट, तो वो जीप में बैठे हुए हैं। तो नाउ दिस इज ओपन जीप, ये तो अब यहाँ पर इस तरीके से एक मच्छर आके इससे टकरा जाता है विंड स्क्रीन में, और विंड स्क्रीन में वो जो मच्छर है चिपक के मर जाता है, मॉस्किटो बहुत तेजी से टकराया और जीप पीछे से जा रही है आगे की ओर। तो अब इसमें अख्तर, किरण और राहुल 3 लोग हैं। अख्तर क्या बोल रहा है और किरण क्या बोलती है और राहुल क्या बोल रहा है? तो एक मिनट, अख्तर, किरण और राहुल। अख्तर कहता है कि व्हेन एन इंसेक्ट हिट, और ये स्टक हो जाता है। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन, वो उस सिचुएशन की जांच करने लगते हैं जैसे सीआईडी इंस्पेक्टर हो, वो ध्यान से देखने लगते हैं। किरण सजेस्टेड दैट इंसेक्ट सफर्ड ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि इंसेक्ट आया और उसे अब लौटना पड़ा टक्कर खाने के बाद, जैसे बॉल आती है तो टक्कर खाने के बाद लौटती है, तो एज कंपेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोटर कार। तो उसने बोला कि जो इंसेक्ट में चेंज इन मोमेंटम हुआ है वो मोटर कार के चेंज इन मोमेंटम से ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वो हल्का था तो उसमें ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम हुआ होगा, और इसलिए वो मारा गया और हमारी जीप को कुछ नहीं हुआ। अख्तर ने ये बोला कि चेंज इन momentum of insect was more than change in momentum of jeep. Change in momentum of jeep, ये तो किसने बोला? अख्तर ने। अब किरण क्या कहती है? ओके, ये किरण ने कहा था, किरण ने कहा, इसको लिखो, किरण ने कहा। और फिर अख्तर ने क्या कहा? अब आगे कौन कह रहा है? एज कंपेयर टू, अख्तर सेड दैट सिंस मोटर कार वाज मूविंग विद ए लार्ज वेलोसिटी, अख्तर ने ये बात कही कि मोटर तो तेज मूव कर रही थी, मच्छर धीमे मूव कर रहा था, ये अख्तर ने कहा। तो इसलिए इट एक्सर्टेड ए लार्ज फोर्स ऑन इंसेक्ट, सो मोटर हैज exerted large force on insect, and insect has exerted lesser force on motor car, insect छोटा था तो insect has exerted लेसर फोर्स, इसलिए वो मारा गया। तीसरा है कि राहुल ने कहा कि बोथ एक्सपीरियंस द बोथ सेम फोर्स एंड सेम चेंज इन मोमेंटम, तो इसने कहा बोथ एक्सपीरियंस्ड सेम फोर्स, दोनों ने सेम फोर्स एक्सपीरियंस किया एंड सेम चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, तो किसकी बात सही है? 3 लोग अलग अलग अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा, किरण की क्यों गलत है? हाँ, तो किरण ने ये बात कही है कि चेंज इन मोमेंटम इंसेक्ट को ज़्यादा हुआ है, तो क्या ये बात है कि चेक कर लेते हैं, पहले हम किरण की बात करते हैं। वो कह रही है कि
मच्छर में जितना चेंज इन मोमेंटम है वो जीप के चेंज इन मोमेंटम से ज़्यादा है, ऐसा बोल रही है। तो पहले मैं एक एक करके देखूं कि बताओ एफ ए बी क्या होता है, क्या माइनस एफ बी है? F निकालिए सर। अच्छा, क्या ये बी पे लगने वाला फोर्स है? यस सर। बी पे है, तो दैट इज, इसको क्या कह सकते हो कि फोर्स क्या होता है कि चेंज इन मोमेंटम बी पे लग रहा है, तो ऐसा लिख दो कि एम बी वी बी और माइनस एम बी यू बी अपॉन टी, यही तो होगा। और ये क्या होगा, क्या ये ए पे लगने वाला फोर्स है? एम ए वी ए और माइनस एम ए यू ए, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल अपॉन टी। क्या दोनों पे इक्वल फोर्स लगेगा? यस सर। अगर दोनों पे इक्वल फोर्स लगेगा तो अख्तर की बात तो सीधी गलत हो गई। ये कह रहा है कि उस एक ने ज़्यादा फोर्स लगाया, कह रहा है कि मोटर ने ज़्यादा फोर्स लगाया, तो अख्तर की बात क्यों गलत हुई? क्योंकि फोर्स तो सेम है, यहीं से ही देख लो। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर in pair and both are equal and opposite, so Akhtar has stated wrong. Action and, आप अगर धरती को मुक्का मारोगी तो धरती आपको रिएक्शन फोर्स देगी, तो आपने ज़्यादा फोर्स लगाया कि धरती ने? सर इक्वल। हाँ, रिएक्शन। इक्वल। अगर एक कॉस्को की बॉल को फुटबॉल पे मारा जाए तो फुटबॉल ज़्यादा फोर्स लगाएगी कि कॉस्को की बॉल? सर इक्वल फोर्स लगाएगी। आर इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट अगर लेकिन जीप मूव भी तो कर रही थी ना। जीप मूव कर रही, वो सही बात है। मच्छर ने उस पर फोर्स लगाया है और जीप ने उस पर फोर्स लगाया। जीप बाहरी थी, तो वो जो मच्छर ने थोड़ा सा फोर्स लगाया, मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, बोलो न्यूटन का फोर्स लगाया, और क्या फोर्स क्या होता है, क्या F इज इक्वल टू एम ए होता है, बोलो। यस सर। तो अब अच्छा, अब आपने हमसे कहा देखो मैंने 2 न्यूटन का मुक्का मारा है धरती पर, और धरती का मास कितना है, क्या 10 टू द पावर 24 kg की है? 24 जीरो होते हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर 24, आगे पढ़ लेना, अभी आएगा ग्रेविटी, और इंटू ए, तो धरती कितना पीछे जाएगी? तो फोर्स वही है, फोर्स वही लगाया आपने धरती पर, लेकिन धरती कितना पीछे गई जरा देखो। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -24, नीचे से जब कोई चीज़ आती है तो क्या वो निगेटिव हो जाती है? नेगेटिव। और निगेटिव ना लिखो तो नीचे ही 10 इतने सारे जीरो लगा दो, तो क्या 24 जीरो लगाने के बाद 2 आएगा, बोलो। तो ये हो गया धरती पे एक्सीलरेशन। और आप अब एक 5 ग्राम की बॉल खरीद लाओ, तो धरती ने भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन बॉल कितने वजन की है, क्या 5 ग्राम की है? तो बॉल पे क्या एक्सीलरेशन, दोनों ने 2-2 न्यूटन ही लगाया, चेक कर लो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अलग अलग लगाए, आपने धरती पे लगाया तो धरती पे क्या एक्सीलरेशन हुआ दिख रहा है? क्या पता भी चल रहा है, क्या पता भी चल रहा है कि वो पीछे मूव की है? और अब आपके ऊपर धरती ने 2 न्यूटन लगाया, तो आपकी तो हालत खराब हो गई उस बॉल की। जरा एक्सीलरेशन तो निकालो। तो क्या मास के हिसाब से भी फर्क पड़ता है एक्सीलरेशन पे? हल्की मोती को फ्लिक करोगे तो क्या उछल जाएगी? वाले में मास कितना है? पहले वाले में 10 सेकंड। सेकंड में 5 ग्राम की चीज है, 5 ग्राम की पिंग पॉन्ग की बॉल है। तो जरा देखो, तो क्या ये 2000/5 आ जाएगा? क्या 400 का एक्सीलरेशन मिलेगा? यस सर। अच्छा ये बताओ इन दोनों केस में कि धरती ने ज़्यादा फोर्स लगाया उस बॉल पे कि बॉल ने धरती पे? धरती ने। नहीं, दोनों ने तो 2 ही न्यूटन लगाया, लेकिन इफेक्ट किस में ज़्यादा दिखाई पड़ा? अब माही बोल रही जीप तो चल रही थी और जीप तो चलती रही, इफेक्ट किस पर होता है बताओ? फोर्स दोनों पे इक्वली लगे, जो वो मच्छर पे लगा। मच्छर पे, क्योंकि वो अगर जीप थोड़ा रुकी भी होगी तो वो क्या तुम्हें दिख पाएगी? उसका वजन कितना ये भी तो देखो, तो वो तो नीचे चला जाता है, मास एक्सीलरेशन थोड़ा होगा, तो चलने से नहीं होगा। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हमेशा पेयर में होते हैं, लेकिन जो हल्की चीज़ होती है वही फोर्स अगर एक मोती पे लगाओगी
तो मोती तो उछल जाएगी, न जाने कहाँ चली जाएगी, उंगली पे भी चोट लगेगी। लेकिन वही फोर्स पत्थर पे लगाओगी तो पत्थर कहीं नहीं जाएगा। मतलब आप ये देखिए कि मास पे भी कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मास। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस इक्वल होते हैं, लेकिन जीप में जो चेंज हुआ है वेलोसिटी में वो बहुत कम हुआ है क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है। फिर भी क्या अख्तर का स्टेटमेंट सही है या गलत? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, और अख्तर कह रहा नहीं जीप ने ज़्यादा रिएक्शन लगाया और मच्छर ने कम एक्शन लगाया। तो अख्तर सही बोल रहा कि गलत? गलत। वो कह रहा है एक्शन फोर्स ज़्यादा है, रिएक्शन फोर्स कम है। सो अख्तर हैज स्टेटेड रॉन्ग। अब बारी आती है किरण की, स्टेटेड रॉन्ग। अब आगे इस वाली क्वेश्चन को उठाओ। अगर मैं दोनों में से टी टी कट कर दूं तो क्या होगा? एम बी वी बी, फिर इक्वल हो जाएगा। तो क्या चेंज इन मोमेंटम भी इक्वल हो जाएगा और अपोजिट होगा? टाइम तो हटा दिया क्योंकि टाइम तो इक्वल है जितनी देर टक्कर हुई। तो अब किरण कह रही है कि मच्छर में ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम हुआ है और जीप में कम। क्या उसकी बात सत्य है कि गलत? सो क्या बोल रहे हैं? वो पहली बात थी कि दोनों में सेम एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं। क्या दोनों में चेंज इन मोमेंटम इक्वल होगा कि अलग अलग? ये पहले का चेंज इन मोमेंटम, ये दूसरे का। टाइम काट दिया दोनों का, ये टाइम कट कर दो क्योंकि कोलिजन तो दोनों का ही हुआ है ना। तो इक्वल है चेंज इन मोमेंटम और अपोजिट है। सो देयर इज इक्वल चेंज इन मोमेंटम इन बोथ। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, ये देख लेना फिर आप बताना। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और ये चलने लगी 3 मीटर पर सेकंड से। ये 100 किलो की चीज़ है और ये 100 किलो की ये चलने लगी। और एक चीज़ थी 1 किलो की और 1 केजी की थी और इसकी स्पीड जानते हो कितनी थी? 200 मीटर पर सेकंड। और इसकी स्पीड कितनी हो गई? छोटी सी चीज़ थी तो इसकी स्पीड 1 केजी की है। तो ये कितने की अब इसकी स्पीड हो गई जब इस पर फोर्स लगा? तो आपको दिखने में प्रथम दृश्य क्या लगता है कि किसमें ज़्यादा चेंज हुआ? ये 300 मीटर पर सेकंड हो गई। तो बताओ किसमें ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम हुआ होगा? 200 पहले में कि दूसरे में? दूसरे में। लो कार्तिक ने बता दिया कि देखो, कार्तिक ने क्यों बता दिया कि दोनों में इक्वल चेंज है? क्योंकि वो देख रहा है कि एम ये जो है एम वी और माइनस एम वी दोनों में इक्वल आ रहा है। तुरंत दिखने से उसे पता चल गया। क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में चेंज इन मोमेंटम क्या है? डेल्टा पी। क्या पी फाइनल माइनस पी इनिशियल? भारी में थोड़ा भी चेंज हो जाए तो बहुत माना जाता है, बोला जाएगा। देख लो, एम वी माइनस एम यू, तो क्या 100 कॉमन ले लोगे और 3 माइनस 1 तो क्या 200 आ जाएगा। और इसमें डेल्टा पी निकालो तो एम वी माइनस एम यू, तो क्या 1 कॉमन ले लोगे और 300 माइनस 200 कर दोगे। तो ये चीज़ है। ये 100 आ गया। कितना आ गया इसमें? 1 मिनट, ये कितना था? 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 किया तो कितना आ गया? क्या 100 आ गया। और यहाँ भी क्या किया? ये तो ये 100 kg पर मीटर स्क्वायर। तो ये मुझे बताओ एक चीज़, 1 मिनट सुन लो फिर बताना। केजी मीटर, मैं ये कह रहा हूँ भारी चीज़ में थोड़ा भी चेंज आए तो क्या बहुत ज़्यादा मोमेंटम में चेंज माना जाना चाहिए? हाँ, देखो एक ही मीटर पर सेकंड का चेंज आया और कितना चेंज हो गया भारी में। मिसाइल जरा सी धीमी हो जाएगी या ट्रेन धीमी हो जाएगी तो क्या उसमें बहुत ताकत लगेगी ट्रेन को धीमा करने में? हजारों आदमी लग जाएंगे। और वही अगर एक मोती को बहुत स्पीड देना है तो एक आदमी ही दे दे। समझ आई बात कि नहीं? तो इसलिए वेलोसिटी भले बदल गई होगी उस मच्छर की, अचानक वो रुक गया, वेलोसिटी में अंतर हो सकता है। वेलोसिटी में यहाँ भी तो अंतर हुआ है कितना ज़्यादा। तो हल्की चीज़ की वेलोसिटी में हमेशा ज़्यादा अंतर होता है और भारी चीज़ की वेलोसिटी में हमेशा
कम अंतर होता है। तो जीप की वेलोसिटी में कम अंतर क्यों हुआ? क्योंकि वो भारी है। लेकिन क्या दोनों में सेम चेंज इन मोमेंटम हुआ होगा? जीप थोड़ा धीमे हुई होगी, लेकिन मच्छर की तो हालत खराब हो गई होगी। उसको तो 100 से 300, जिसकी 200 से 300 मीटर स्पीड कर दी जाए वो तो ऐसे ही मर जाए। झूले में अगर ऐसे स्पीड कर दे आदमी मर जाए। बोलो, वो तो जर्क से मर जाए, उसके आर्गन जो है उसकी किडनी मुंह में आ जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? इतनी स्पीड अचानक बदल दोगे तो तुम्हारे ऑर्गन बॉडी में रहेंगे जो जहां पे हैं? बताओ, वो तो मर ही गया। तो किरण की बात सही लग रही है कि नहीं? देयर इज इक्वल चेंज इन मोमेंटम इन जीप एंड मॉस्किटो या इंसेक्ट। मॉस्किटो तो नहीं होगा, मॉस्किटो तो दिखेगा भी नहीं उन लोगों को। इंसेक्ट तो सो किरण इज रॉन्ग। किरण इज रॉन्ग। क्या दोनों में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हुआ होगा कि नहीं? हाँ, इक्वल चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ देख लो, चेंज इन मोमेंटम सेम है लेकिन चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंट है कि नहीं? अच्छा, तीसरी बात है, राहुल्स जस्टिफिकेशन इज एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ही इज करेक्ट। राहुल्स justification is as per Newton's third law of motion. And he is correct. तो ये बात हो गई। Now, how much momentum? क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? ओके, नाउ ये देखो, 18 कह रहा है हाउ मच डम्बल मोमेंटम ए 10 kg मास विल ट्रांसफर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। डम्बेल क्या होता है कि इस तरीके का होता है जो जिससे पहलवान लोग दंगल करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? डम्बेल। उठा के इसको कुश्ती लड़ते हैं कि नहीं, घुमाते हैं हाथ से, मुग्दर। तो इस तरीके से है। तो ये अगर गिर गया, कितना नीचे गिरा, कितनी हाइट से गिरा? 80 सेंटीमीटर हाइट से गिरा। 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, 0.8 मीटर, 100 से डिवाइड करके। तो अब अगर इतने से गिरा है तो इसके क्या ये गिरते ही रुक जाएगा? अच्छा, लेकिन जब ये बिल्कुल ठीक नीचे पहुंचेगा तो इसकी फिर स्पीड क्या होगी? ऐसा नहीं कह सकते। ऊपर 0 है, ऊपर से छोड़ा गया और 80 सेंटीमीटर गिरा। जी ले लो, 10 मीटर पर सेकंड, और 80 सेंटीमीटर गिरा। तो कैसे निकालोगे एक्सीलरेशन क्या है? तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर क्या होता है? 2as। बताओ, फाइनल वेलोसिटी मालूम है क्या कि नहीं पता है? नहीं पता। अच्छा, ये v है और u कितना है? 0। एक्सीलरेशन को 10 ले लूं और कितनी डिस्टेंस चला है? ऊपर से सिर्फ छोड़ा गया है। कह रहे हैं कि अगर ऊपर से मुग्दर छोड़ दिया जाए तो फर्श को वो कितना, जब गिरेगा तो कितना मोमेंटम वो ट्रांसफ़र करेगा फर्श में, तो मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा। तो अब ये चीज़ है कि पहले मैं देखूं कि गिरने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या है, जस्ट बिफोर टचिंग। ये कब है? जस्ट बिफोर कोई चीज़ नीचे गिरती है, क्या उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है? हाँ, तो u10 है, तो मतलब हर सेकंड ये एक्सीलरेशन है, g की वैल्यू है। g है, इतना नीचे क्यों लग रहा है? तो g की जगह, a की जगह g लिख दिया ना, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये 16 आ जाएगा। तो v स्क्वायर अगर 16 है तो बताओ v कितना हो जाएगा? तो v हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड उसकी कितनी स्पीड है?
और जस्ट आफ्टर टचिंग, तो ये पहले 4 मीटर पर सेकंड है बिफोर टचिंग, और आफ्टर टचिंग क्या हो जाएगी, क्या टच 0 मीटर पर सेकंड, तो ये फाइनल हो जाएगी और ये कैसी हो जाएगी, इनिशियल तो कितना चेंज इन मोमेंटम होगा, जबकि इसका वजन कितना है, 10 kg है क्या। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम क्या है इसका। pf minus pi हाँ, सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ डम्बल बेल, तो डम्बल का कितना है, इट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। क्या -4 आ रहा है। हाँ अभी देख लेते हैं ये कितना है पीछे, ये फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल मोमेंटम, और 0 हो गया फाइनल मोमेंटम, और यहाँ मास और इनिशियल कितना था 4, तो ये कितना आ गया, मास कितना है, 40 तो इट इज -40 kg मीटर पर सेकेंड, ये है चेंज इन मोमेंटम ऑफ डम्बल। क्या एक चीज़ मुझे बताओ पिछले सवाल से, क्या चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉस्किटो इज माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ वो है जीप है क्या, क्योंकि टी कटा था, माइनस थोड़ी ना कटा था। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ग्राउंड, क्या वो माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ डम्बल होगा, बोलो। चेंज इन, समझ नहीं आ अभी देखो अभी बता रहा हूँ, मोमेंटम ऑफ ग्राउंड इट इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ डम्बल। ये देखो मेरा कहने का मतलब है इस लॉ से आप सहमत हैं क्या, कि एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, दैट इज अ सेकंड लॉ। Yes, sir. अच्छा यहाँ तक बात सही है। ये बताओ इसको ये लिख दिया, ये ठीक है कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये ठीक है, और माइनस बना रहा, बोलो माइनस बना रहा, टी काट दिया, टाइम ऑफ कोलिजन सही है, अब अभी भी माइनस बना रहा। ये मुझे बताओ ये किसका चेंज है, बी का फाइनल मोमेंटम और बी का इनिशियल, बताओ ये बी का चेंज है और ये किसका चेंज है। अब क्या जो बी में चेंज है वो ए के चेंज इन मोमेंटम का माइनस है। अगर दो चीजें आपस में टकराती हैं तो उनमें चेंज इन मोमेंटम इक्वल तो होता है लेकिन अपोजिट होता है, क्योंकि एक इधर भागेगी तो दूसरी उधर भागेगी, तो दोनों पे एक ही डायरेक्शन फोर्स है कि अलग अलग, क्योंकि फोर्स तो भाई फोर्स तो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में होता है, तो क्या दोनों में एक ही तरफ चेंज इन मोमेंटम होगा क्या। जब तुम किसी चीज को धक्का दोगे तो तुम्हारे हाथ में पीछे धक्का लगेगा, तुम्हारे में चेंज पीछे लगेगा, तुम नाव से कूदोगे तो नाव उधर जाएगी, तुम इधर जाओगे, तो दोनों में एक ही डायरेक्शन में चेंज होता है कि अलग अलग। बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे रिकॉइल होती है, तो दोनों में सेम अलग अलग होता है। तो ये मुझे बताओ जो डंबल का चेंज होगा मोमेंटम, क्या वही इसका भी होगा कि अलग अलग होगा। देखो तो क्या मैंने ये लिखा कि अगर दो चीजें टकरा रही हैं तो ग्राउंड का चेंज इन मोमेंटम और डंबल का सेम होगा कि अपोजिट, सेम इक्वल तो होगा। तो इसका मतलब क्या है, क्या एक माइनस लगा के -40 लिख दूं, क्योंकि ये किसका चेंज इन मोमेंटम था, क्या ये डंबल का था, तो ग्राउंड का कितना हुआ, क्या इसका निगेटिव, चेक कर लो, लिख दिया मैंने पहले से ही माइनस। तो क्या 40 kg मीटर पर, एक और माइनस क्यों लगाया। क्योंकि अगर कोई चीज नीचे गिर रही है डंबल, तो मुझे बताओ डंबल रुक गया तो इस पर फोर्स किधर लगा, इसके अपोजिट लगा, तो फिर एक तो माइनस था ना। एक माइनस था। ये चीज है चेंज इन मोमेंटम, इस पर जो ये फोर्स लगा उसको वो निगेटिव है, यानी इस डंबल में जो चेंज है। पीछे क्या आंसर आ रहा है, पीछे का आंसर देखो 40 दे रहा है,
तो अब ये देखो चेंज इन मोमेंटम में अगर इसमें ड्रैग फोर्स है एक तरीके का चेंज इन मोमेंटम है यानी उसकी वेलोसिटी का अपोजिट हो गया तो ये निगेटिव है लेकिन फार्मूले के बाहर भी तो एक निगेटिव है माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ डंगल तो माइनस लिखा और फिर चेंज इन मोमेंटम ऑफ डंबल चेंज इन मोमेंटम ऑफ डंबल कितना आया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल फाइनल कितना है बताओ तो अब ये सारी चीजें ली है कि नहीं फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो माइनस 40 kg अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये तो चेंज इन मोमेंटम डंबल का है तो ये पूरा पूरा ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा कि नहीं कि अपने मन से एक निगेटिव साइन हटा दोगे जो डंबल का है वो पूरा लिखो और एक निगेटिव और लगाओ तो जमीन पे किस तरह फोर्स पड़ा क्या नीचे की तरफ तो उसी को हमने प्लस लिया है समझ में आई बात कि नहीं कुछ सीधी सी बात है कि वॉट एवर चेंज इन मोमेंटम ऑफ डंबल द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ग्राउंड इज अपोजिट टू इट एंड इक्वल अपोजिट का क्या मतलब है क्या जस्ट साइन नहीं पलट जाएगा तो सीधा पलट दो इतना आप स्टेटमेंट लिख के पलट दो अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो इस तरीके से या सिंपली भी इसकी जगह लिख सकते हो सो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ग्राउंड सिर्फ ये भी लिखोगे तो भी सही होता है बहुत बच्चों ने किया है और टीचर ने सही किया है इज 40 kg मीटर पर सेकेंड बिना किसी जस्टिफिकेशन के सीधा लिख दो यहाँ ये आंसर आ गया इसी को मैग्नीट्यूड में लिख दो बोलो समझ में आ गई बात ऐसे सीधा सीधा अब वैसे अपोजिट साइन के साथ भी लिख सकते हो साइन हटा कर क्योंकि दोनों अपोजिट होगा नहीं तो ये भी लिखने पे चलता है समझ में आया माही क्योंकि दोनों में ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है ना सिर्फ टाइम से ही तो डिवाइड नहीं किया है बाकी तो सब कुछ वही है ये बात हो गई अब देखो कि एडिशनल एक्सरसाइज पे आइए पहला क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 0 सेकंड में ये 0 मीटर पे चलता है 0 सेकंड में कितना मीटर चल लेता है 0 मीटर 1 सेकंड में 1 मीटर 2 सेकंड में 8 मीटर चलता है तो 3 सेकंड में कितना चला 27 चला सो हाँ इस तरीके से चल रहा है अब 4 सेकंड में 64 चल रहा है ऐसे चल रहा है तो अब हम इससे ये पता कर लेंगे कि मतलब कितना कोई भी चीज़ चल रही है लेट अस फाइंड कि एवरी सेकंड वो कैसे चल रही है लेट अस सी यहाँ पे है तो नाउ अबाउट द एक्सीलरेशन कैसा है जस्ट 1 मिनट चैप्टर 9 क्लास 9 एक्सरसाइज सॉल्यूशन सो तो अब हमें पता ये करना है कि इसमें इसका एक्सीलरेशन कैसे बदल रहा है ना जस्ट 1 मिनट तो इस तरीके से हमारे पास क्या चीज आ गई है कि टाइम दिया है और डिस्टेंस दी है
तो टाइम और डिस्टेंस ये दी है, हम क्या कर सकते हैं कि ये टाइम है, दिस इज सेकंड की जगह क्या लिख दो, टाइम। तो टाइम इन सेकंड, और ये क्या है, क्या एस है इन मीटर, ये एस है इन मीटर। सो अब जरा कुछ चीज़ें देखें, एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इतनी बात होती है। तो अगर मैं एस जीरो रखूँ और टी जीरो रखूँ तो क्या होगा, पहले वाले में तो कुछ भी नहीं आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? जैसे वो ये कह रहा है कि जब 0 सेकंड है तो ये ओरिजिन पर है, 0 सेकंड पे कहाँ पे है, 0 सेकंड में ओरिजिन पे है। जीरो अच्छा 1 सेकंड बाद ये कितनी दूरी चला जाता है, 1 सेकंड में, एक 1 सेकंड में ये 1 मीटर पे रहता है, और फिर 1 सेकंड और होता है तो कितना चला जाता है, बहुत आगे, ये कितना, तो ये चीज़ 1 सेकंड में अब 8 चला जाता है कि ये 8 मीटर पर है, यहाँ से 8 चला जाता है, तो कितना आगे बढ़ा, क्या 7 मीटर आगे बढ़ा, यस सर 7 मीटर आगे बढ़ा। तो अभी हम 0 0 रखेंगे तो 0 से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एस इज इक्वल टू यू टी में रखो तो क्या मिलेगा बताओ, इससे तो कुछ नहीं है। 1 रख के देखो तो 1 पे क्या आएगा, ये तो यहाँ से एक्सीलरेशन क्या आया, 1 मीटर चला, कितनी देर में चला, यू इनिशियल स्पीड है, और हाफ इंटू ए इंटू 1 स्क्वायर, तो इट इज इक्वल्स टू कि दिस इज 1 इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए, -2 1 सेकंड में 1 चला है। नाउ 1 मिनट और रुकना पड़ेगा, just 1 minute. The following is the distance time table of an object in motion. एक मिनट होल्ड करना, हाँ अब ये देखो कि एक बात बताओ कि फर्स्ट सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या है, इस चीज़ को आप हटा दीजिए, फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी इन फर्स्ट सेकंड, वेलोसिटी क्या होता है, क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस सर सो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 1 का हुआ है। अच्छा 1 का हुआ है, और टाइम भी कितना लगा 1, तो पहले सेकंड में इसकी कितनी वेलोसिटी है, 1 मीटर पर सेकंड इन फर्स्ट सेकंड, किस सेकंड में, फर्स्ट सेकंड। In 1 second अच्छा अब सेकंड सेकंड में इसकी वेलोसिटी बताओ, इन 2/8 सेकंड वेलोसिटी कितनी है, क्या ये 7 एक्स्ट्रा चला है, सर 4 मीटर पर सेकंड नहीं सिर्फ आगे देखो कितना आगे चला, अब 7 एक्स्ट्रा चला कि नहीं, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी कितनी है, तो इट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब इसकी हो जाएगी फाइंड क्या करना है ये 7 मीटर पर सेकंड हो गई, बताओ पहले सेकंड में किस स्पीड से चल रहा था, 1 मीटर पर सेकंड से, 1 सेकंड बाद किस स्पीड से चलने लगा, 7 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में इसका कितना चेंज हुआ, 7 का। अब आगे जरा देखो इसी को, अभी यहाँ देखो कह रहा है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं, ये देखो जब 0 सेकंड था तब ये 0 मीटर पर था क्या, 1 सेकंड में कितने पर है, क्या 1 मीटर पर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना पाया गया, क्या 1 मीटर का, 2 सेकंड में कितना आगे निकल गया, 2 सेकंड में क्या ये 8 आगे निकल गया, 8 आगे निकल गया, तो ये अतिरिक्त कितना चला, 7, एक तो पहले ही चल चुका था तो 7 और नहीं चला, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चला होगा,
तो 7 मीटर 8 मीटर पर तो 7 मीटर चला। अच्छा 1 सेकंड और निकल गया तो कितना चल गया? 27 मीटर 27 तो चल गया, लेकिन एक्स्ट्रा कितना चला वो भी तो बताओ। 19 मीटर ये अब अगले सेकंड इसकी वेलोसिटी कितनी है? दैट इज ये 19 आप कह रहे हैं, तो अब बताओ वेलोसिटी इन थर्ड सेकंड कितनी हुई? इन 19/27. बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, अपॉन टाइम, तो 19/1 सेकंड, एक एक सेकंड पे निकाल रहा हूँ ना, तो 19/1 तो अभी कितनी हो गई? 19 मीटर पर सेकंड। अच्छा अब मुझे तीन चीज़ मैं एक साथ लिखता हूँ। पहले सेकंड में इसकी कितनी वेलोसिटी है? क्या 1 मीटर पर सेकंड? सर आपने 19/27 19 19 मीटर क्या एक सेकंड में चला ये? एक एक्स्ट्रा सेकंड में, यस तो एक सेकंड लिखा, टाइम की जगह एक सेकंड लिखा कि नहीं? यस सर. अच्छा अब तीन तरीके से हमने वेलोसिटी निकाली। ये 1 मीटर शुरू की थी 1 सेकंड बाद, ये 2 सेकंड बाद कितनी हो गई? क्या 7 मीटर पर सेकंड? और फिर 1 सेकंड और बाद कितनी हो गई? क्या 19 मीटर पर सेकंड? तो ये मुझे बताओ यहाँ चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है पर सेकंड में, 6 सेकेंड. और यहाँ चेंज कितनी हुई है 1 सेकंड में? यहाँ चेंज क्या ये 8 है, ये कितना है? ये 12 है, तो इक्वल चेंज हो रही क्या वेलोसिटी? तो नहीं इक्वल चेंज डायरेक्टली बता सकते हैं ना डायरेक्ट डायरेक्ट। ये पता एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर हाँ ये चीज़ हम कह सकते हैं। सर टाइम क्यूब होगा ना. अब यहाँ पर आप देखो कि जो भी चीज़ है कि यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है तो वो कितना कितना आ रहा है, यहाँ पर आप देखिए। सो एक्सीलरेशन बिटवीन 1 to 2 सेकंड कितना आया? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज कितनी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कितनी चेंज इन वेलोसिटी आई है 1 से 2 सेकंड के बीच में? क्या 7 - 1 आई है? और टाइम तो एक ही सेकंड का है ना, तो 1 सेकंड, तो क्या 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज आया? और 2 से 3 के बीच कितने का चेंज आया है? सर 2 सेकेंड में तो 8 मीटर चला ना. बोलो 2 सेकंड पर वो 8 पर पहुंच गया है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? वो 8 के पोल पे पहुंच गया है, 7 में. 8 एक्स्ट्रा नहीं चला है, वो ओरिजिन से 8 पर है तो 7 एक्स्ट्रा चला। फिर 3 सेकंड में वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है? 27, तो कितना एक्स्ट्रा चला? तो अब हमने जब 90. मतलब वो हर सेकंड में कितना कितना चला, और फिर मैंने दैट डिवाइडेड बाई 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड किया, तो क्या वेलोसिटी आ गई? और क्या वही वेलोसिटी यहाँ लिख दी? बोलो, आप पूछो। सर ये समझ नहीं आ रहा सर. फिर से अभी बता रहे हैं, इसको दूसरी तरीके से बताएंगे। तो अब ये 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में उसमें कितना चेंज आया? ये 19 है, ये 7 है, तो 19 - 7/1, तो इट इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज आया। तो क्या ये एक्सीलरेशन सेम है कि डिफरेंट? अभी दूसरे मेथड से भी बताएंगे। डिफरेंट है एज एक्सीलरेशन इज डिफरेंट, वेरी कर रहा है, सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसलिए क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अच्छा एक तो मेथड ये हो गया है। नाउ लेट अस ट्राई सम अदर मेथड। तो नाउ सर आंसर यही हो जाएगा ना. हाँ यही है। अब हम देखें कि 1 मिनट, अब आप देखिए एक और मेथड कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हैं। इसी सवाल को करने का दूसरा तरीका, ये दिया है टाइम, और ये क्या दिया है?
डिस्टेंस, तो टाइम कितना है? 0 1 2 3 4 5 तक दिया है कि और आगे है? 6 7। 6 7 अच्छा ये क्या दिया है? 0 1 8 27, इतना वो ओरिजिन से चल चुका है। 64 और 125 और 216 और कितना है? 343। अच्छा वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है s2 माइनस s1, जितना डिस्टेंस चला अपॉन टाइम। तो इन दोनों से वेलोसिटी निकालो कि 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालिए। तो शुरू में तो कुछ भी वेलोसिटी नहीं क्योंकि जीरो पर है। यहाँ पे देखो तो s2 माइनस s1 क्या 1 माइनस 0 बाई 1, क्योंकि 1 सेकंड एक्स्ट्रा हुआ तो 1 मीटर पर सेकंड, 1 में एक ही तो एक्स्ट्रा चला। अच्छा फिर अगले सेकंड में वेलोसिटी क्या 8 माइनस 1 बाई 1, 1 सेकंड एक्स्ट्रा चला और 1 से 8 पे पहुंच गया, तो ये कितनी हुई? 12 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में वेलोसिटी सर ये 1 क्यों आया? ये या टाइम है क्या? ये 8 माइनस 1 आपने ये जो 1 है मतलब शुरू से 1 पे और शुरू से 8 पे, तो कितना एक्स्ट्रा चला? 1 तक तो पहले ही चल लिया था, तो एक्स्ट्रा कितना चला? अब एक्स्ट्रा कितना चला डिस्प्लेसमेंट? तो दैट इज 27 माइनस 8 बाई 1, 1 सेकंड में मीटर पर सेकंड। 19 मीटर पर सेकंड। तो अगले सेकंड में कितना एक्स्ट्रा चला? तो ये कितना हो जाएगा? 37 मीटर पर सेकंड। फिर अगले सेकंड में कितना एक्स्ट्रा चला? 61। 125 माइनस 64। माही ये चीज़ समझ में आ रही है? इट इज़ 61 मीटर पर सेकंड। फिर अगले सेकंड में कितना एक्स्ट्रा चला? सो दैट इज इक्वल्स टू 216 माइनस 125 और बाई 1, सो दैट इज इक्वल्स टू 91 मीटर पर सेकंड। और अगले सेकंड में कितना एक्स्ट्रा चला? 343 माइनस 125 बाई 1, तो ये कितना आ जाएगा? क्या 97? ये कितना आ जाएगा? 216 माइनस करेंगे ना। एक मिनट, 216 से करेंगे तो कितना आया? 125, 216 और 125, तो ये 1 आया और ये कितना आ गया? 91। यहाँ देखो 343 और सर मैं बोल रही सर 343 में 216 माइनस। हाँ ये गलती की है, 216 तो कितना आ जाएगा? 216 तो 13 7 आ गया। अब ये कितना आ गया? 216 है ना? 127 करो, 127 लिखो उसको, ये चीज़ हो गई। अब देखो ये तो डिफरेंट वेलोसिटी हुई। अब क्या एक्सीलरेशन क्या होता है? क्या v2 माइनस v1 बाई टी? बोलो तो ये वेलोसिटी कितनी है? क्या 0 मीटर पर सेकंड? यस तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये तो इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0 बाई 1, क्योंकि 1 सेकंड में इतने का अंतर आया है। पहले तो यहाँ जीरो ही लिखो, शुरू में तो जीरो ही लिखो क्योंकि अभी तो चलना शुरू ही कर रहा है, तो पहले तो जीरो लिख लो। जब दो वेलोसिटी बन जाए तो करना 1 से 0 करो और बाई 1 कितना आया एक्सीलरेशन? क्या 1 का? वेलोसिटी में डिफरेंस निकाल रहा हूँ, चेक करना। और अपॉन टाइम, बोलो सही है? सर फिर एक्सेलरेशन भी सही है। अब देखो एक्सीलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो 1 माइनस 0 अपॉन टाइम। बोलो है बात? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ निकालोगी तो क्या आएगा बताओ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो कितना आएगा बताओ? 7 माइनस 1। तो क्या 6 आ जाएगा? और यहाँ निकालो तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा क्या? बताओ। मीटर स्क्वायर। हाँ मीटर भी होगा पर सेकंड स्क्वायर, ये ऊपर ही लिख लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लिखना नहीं पड़ेगा, वहाँ ऊपर लिख। ये कितना आएगा बताओ? क्या 28 है। माइनस 19 बाई 1, ये कितना आ जाएगा?
18 एक तरीके से 6 का मल्टीपल ही आ रहा है। ये बताओ 61 माइनस 37 करो और बाई 1 तो क्या आएगा 24। तो 6 12 18 24 6 का टेबल आ रहा है। अब और आगे करो 91 माइनस 61 बाई 1 तब कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और बताओ 127 माइनस 91 बाई 1 तो 36। तो क्या एक्सीलरेशन सेम है कि बदल रहा है? यही वो पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो क्या आंसर लिखोगे बताओ? एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग, एक तो कांस्टेंट है नहीं और दूसरा क्या पता चल रहा है, क्या ये इंक्रीज कर रहा है क्या? सो एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग। बात समझ में आ गई? What do you infer about the forces acting on the object? If acceleration is increasing, then the force acting on object भी increase करेगा क्या? Yes sir. क्योंकि force is equals to ma, मास तो बदल नहीं सकता। ये बढ़ रहा है तो क्या चीज बढ़ रही बताओ? फोर्स भी बढ़ रहा है। हाँ, so as acceleration is increasing, so force acting on object is also increasing। समझ में आ गई बात? बताइए, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम करा देंगे। आज के लिए इतना ही रखिए।